हेलो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में, स्वर क्या है, स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, स्वर का वर्गीकरण आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। और इस वीडियो में मैं आपके समक्ष जो है व्यंजन के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूं। और यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपके सम्मुख जो है ये वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जो है वो लिखा गया है। से क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। ये जो पहली पंक्ति है, पंक्ति का जो प्रथम वर्ण है क, इसके नाम से हम वर्ग बनाते हैं, क वर्ग। और जो दूसरी पंक्ति है इसका प्रथम वर्ण च है, इसके नाम से हम च वर्ग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर इस पंक्ति में पहला प्रथम वर्ण है प, प वर्ग। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 पंक्ति है। तो इस तरीके से 25 वर्ड हुए, 25। तो इन्हें जो है स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन। और एक नाम और है कि इन्हें जो है अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रथम पंक्ति में क प्रथम वर्ण है तो क वर्ग से, च वर्ग से, ट वर्ग से, त वर्ग से, प वर्ग से अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। इसलिए जो है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? ये वर्गों में विभाजित होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? तो जब हम इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, क से लेकर के म तक इनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुंह से हमारी जो प्रश्वास है वह वाक यंत्रों के अनेक स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिसके कारण जो है इसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ पे य, र, ल और व। तो यारा लावा जो है वो अंतस्थ के नाम से, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो प्रश्वास निकलती है वह मुख के अनेक भागों का, जैसे कंठ है, गला है, कंठ है, जिह्वा है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है, अनेक स्थानों का जरा सा बहुत हल्का, अगर बारीकी से हम देखेंगे तो ऐसा आभास होता है कि वो जरा सा स्पर्श करके जो है इनका उच्चारण होता है। इसके लिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसे जो है एक नाम और दिया गया है अर्ध व्यंजन।
अर्ध व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं इसे। य र ल व अर्ध व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं? सॉरी अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। तो अब इसे अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? य र ड व। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में य र ल व चारों को जो है वो अर्ध स्वर माना गया है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में य और व दो वर्णों को जो है वो अर्ध स्वर माना गया है। तो अर्ध स्वर में क्यों इसे गिना जाता है? आप जो है वो संस्कृत शिक्षण में यण संधि को पढ़े होंगे। तो यण संधि की परिभाषा है, जब ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है दोनों के स्थान पर या ई और ई के बाद असमान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर या हो जाता है, और ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर वा हो जाता है, और ई के बाद कोई भी या और ला के बाद या रा ई उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर ला हो जाता है, और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर जो है वह हो जाता है। या र ला, तो दोनों के स्थान पर जो है वो ला हो जाता है। इसलिए स्वर के द्वारा जो है इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इसे अर्ध स्वर माना गया है। और स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, इसे जो है ऊष्म व्यंजन में रखा गया है। ऊष्म व्यंजन में इसको स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। तो जब हम तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा और ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो है एक ऊष्मा से निकलती है, ऊर्जा से निकलती है, जिसके कारण जो है इसका नाम जो है ऊष्म व्यंजन पड़ा है, ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और एक स्र है, तो ये जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन ये दो वर्णों को मिला करके जो है इनका निर्माण हुआ, जैसे क, धन, सो बराबर छ, त, धन, र बराबर त्र, ज, धन, ज्ञ बराबर ज्ञ, श, धन, र बराबर स्र। तो इस तरीके से इन वर्णों के मेल से जो है इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है। तो उसके बाद अब
और क से लेकर के ह तक जो है वो मूल व्यंजन माना जाता है। मूल व्यंजन की संख्या जो है वो 33 है। इस तरीके से आपने स्वर में पढ़ा कि स्वर में जो है वो अ, ई, उ और री, ये 4 जो है मूल स्वर हैं। उसी तरीके से व्यंजन में 33 मूल व्यंजन हैं। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो प्रश्वास है वो कंठ का स्पर्श करके जो है उच्चारित होती है। इसलिए ये वर्ड जो है वो कंठ के द्वारा जो है उच्चारित होते हैं, कंठ। और च, छ, ज, झ ये जो है ये ताल से स्पर्श होकर के, ताल से स्पर्श होकर के जो है इनका उच्चारण होता है। और उसके बाद है त, थ, ड, ध, अड़, ये मूर्धा। त, थ, द, ध, न, ये जो है दंत। और प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ। और यहां तक पहले आप समझ लीजिए कंठ। अब प्रश्न उठता है कि जब हमारी प्रश्वास जो है वो जो निकलती है वो जहां का स्पर्श करती है उसी के नाम से इस व्यंजन वर्ग को जाना जाता है। जैसे कंठ है तो कंठ जो गला हमारा है, यहाँ से सांस जो है वो कंठ का स्पर्श करती है, इसलिए क वर्ग को जो है कंठ के द्वारा जो है उच्चारित किया जाता है। और ताल जो है वो हमारी जिह्वा जो है उसके ऊपर जो जबड़ा है, जबड़ा जो है वो ताल वहां पे है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसके द्वारा जो है च वर्ग का उच्चारण होता है। ताल से जो है वो हमारी जिह्वा और श्वास जो है वो स्पर्श करती है। तो ये जो है वो उच्चारण स्थान ताल के द्वारा हो रहा है। और यहाँ पे ट वर्ग जो है ये मूर्धा, मतलब हमारा जो ऊपर का दांत है, दांत से पीछे का भाग जो है वो मूर्धा है। और वहां से क वर्ग का जो है वो उच्चारण होता है, इसलिए इसे मूर्धा बोला जाता है। इसके बाद त वर्ग है। त वर्ग जो है दंत, हमारा जो ऊपर का दांत है, ऊपर के दांत का जिह्वा स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद जो है वो इनका उच्चारण होता है त वर्ग का। इसके लिए जो है ये दंत श्रेणी में आते हैं। और प वर्ग जो है जो ओष्ठ हैं दोनों, जैसे कि प, फ, ब, भ, म, दोनों ओष्ठ आपस में मिल करके जो है इन वर्णों का उच्चारण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके लिए ये जो है ओष्ठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। अब य, र, ल, व जो है वो या जो है वो ताल के द्वारा
ताल के द्वारा इसका उच्चारण होता है, ताल के द्वारा उच्चारण होता है। और उसके बाद र जो है, र जो है वो मूर्धा के द्वारा, मूर्धा के द्वारा जो है इसका उच्चारण होता है। और ल जो है वो दंत के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। ला वर्ण का उच्चारण जो है वो दंत के माध्यम से किया जाता है। और वह जो है वो दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से उसका उच्चारण। उसके बाद तालव्य है, तालव्य है, यह भी जो है वो ताल के द्वारा इसका स्पर्श किया, इसका जो है वो उच्चारण किया जाता है। और रा जो है, रा है और इसके नीचे जो है वो मूर्धन्य सा है, तो इसका भी उच्चारण जो है वो मूर्धा के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे ल है, ल जो है, ला का उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है। और ये जो स है, ये दंत सा जो है, इसका भी उच्चारण जो है वो दंत के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे वह है, वह दंतोष्ठ के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए, आप यह का उच्चारण जो है वो ताल के द्वारा हो रहा है, तो स का भी उच्चारण ताल के द्वारा हो रहा है। रा का उच्चारण मूर्धा के द्वारा हो रहा है, तो इस स का भी उच्चारण जो है मूर्धा के द्वारा हो रहा है। इस ला का उच्चारण दंत के द्वारा हो रहा है, तो इस सा का उच्चारण दंत के माध्यम से हो रहा है, दंत का स्पर्श करके। लेकिन यहाँ पे वह है, वह का उच्चारण दंतोष्ठ है, लेकिन हा का उच्चारण भी दंतोष्ठ नहीं होगा। ध्यान रखने योग्य बात है। अब यहाँ हा का उच्चारण जो है, हा का उच्चारण जो है वो कंठ है, हा का उच्चारण जो है वो कंठ है। इस तरीके से उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वो व्यंजन का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है। उसके बाद जो है प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो इस आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, और नंबर 2 महाप्राण। अब अल्प प्राण का आशय है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें कम से कम जो है, हमारी प्राण वायु जो है वो कम से कम जो है वो खर्च होती है, कम से कम प्राण वायु लगती है, उसे हम अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। ये जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है वह अल्प प्राण होता है। जैसे पहला, तीसरा, पांचवा। कहने का तात्पर्य क, ग, ग, च, ज, ट,
ड ड़ त द न प ब म य र ल व और ड़। ये अल्प इतने इतने जो है वो व्यंजन जो है वो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और महाप्राण, महाप्राण उस व्यंजन को कहते हैं कि जिसके उच्चारण में जो है वो प्राण वायु अधिक जो है वो व्यय होती है, खर्च होती है, उसे हम जो है वो महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ण जो है, दूसरा और चौथा वर्ण, इसे दूसरा ख घ छ झ त ध फ भ फ भ और श श श श श श ह और ह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो है वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब जो है एक वर्गीकरण और बचा है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, कंपन या नाद के आधार पर, नाद के आधार पर यहाँ पे जो है व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है घोष और नंबर 2 है अघोष। तो घोष से तात्पर्य है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है वो नाद अधिक होता है, कंपन अधिक होता है। हमारे वाग यंत्रों में जब प्रश्वास पहुंचती है तो उसका उच्चारण करते समय कंपन अधिक होता है, इसे हम जो है वो घोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे ग घ ङ, ग घ ङ, ज झ ञ, द ध ड़, द ध न, ब भ म। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो है वो अंतस्थ व्यंजन य र ल व और ह जो है इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद अघोष है। अघोष व्यंजन उस
व्यंजन को कहते हैं जिसके उच्चारण में हमारे वाक्य यंत्रों के द्वारा जो प्रश्वास हमारे शरीर से निकलती है, उस प्रश्वास में जो है वो नाद या कंपन जो है वो बहुत नहीं हो, ना के बराबर होता है, नहीं होता है, उसे हम अघोष कहते हैं। इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क ख च छ ज झ ट ह त थ प फ। तो अघोष व्यंजन जो है, अघोष व्यंजन के उच्चारण में जो है वो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है, और उसके अलावा जो है जो अंतस्थ जो ऊष्म व्यंजन है, जो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स है, यह जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। श श श। इस तरीके से 13 व्यंजन अघोष के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कहाँ पड़ रहा है? यही यहाँ का खा चा छा ता ठा ता था पा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, तो ये जो है 13 व्यंजन जो है वो अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा व्यंजन का वर्गीकरण जो है वो पूरा हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।